Good morning, students. So today we are going to start new lesson, your theme 4, and it is very interesting lesson. We can see that in this thinkers, belief and buildings. Okay, जैसा टॉपिक है विचारक और विश्वास उनका और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो कैसे उसको कॉपरेट करके बताती है कि क्या हुआ था. सो हम आज जो देखने जा रहे हैं कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में C600 BCE से लेके 600 CE तक का. तो अगर आप बुक खोल के बैठेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ताकि बहुत सारी चीजें जो है आप विजुअली इसमें देख सकेंगे. सो स्क्रिप्चर फ्रॉम सांची. तो यहाँ पे आप देख सकते कि सांची जो हम कह सकते मठ था या सांची जो स्तूप था उसके अंदर का एक चित्र आपके यहाँ पे प्रतिबिंबित है जिसमें 3 शेर है. 2 शेर साइड की ओर फेस कर रहे हैं, तीसरा बीच में से आता हुआ दिख रहा है. इतना बेहतरीन जो हम कह सकते हैं स्कल्पचर और आर्कोलॉजिकल चीज थी. तो वो क्या बता रही थी, वो उस जमाने की किस चीज पे इशारा करती थी, वो सारी चीज हम देखेंगे कि समाज के अंदर, विचार के अंदर, कल्चर के अंदर किस किस चीजों ने हस्तक्षेप किया. सो लेट मी रीड द पैराग्राफ फॉर यू. In this chapter, we shall go on a long journey across 1,000 years to read about the philosophy and their attempt to understand the world they inhabit. Then we will also see how their ideas were compiled as oral or written text as well as expressions in the architecture and sculptures. These are indicative for the enduring the influence these thinkers had on the people. अगर हम देखें तो उस दौरान में जो विचारक थे, फिलोसोफर्स थे, उनके जो विचार थे, ये विचार किस प्रकार से उनकी अभिव्यक्तियों को लेके आए. ये या तो हम देख सकते हैं आर्किटेक्चर के रूप में यानी कि निर्माण के अंदर, या किसी चीज को खोद कर बनाया हुआ है उसके अंदर उन्होंने क्या किया, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की. देन यू कैन सी कि ये जो चीजें थी इसमें खास तौर से फोकस था बौद्धिज्म पे. बौद्धिज्म जो था वो एक ऐसा ट्रेडिशन के रूप में डेवलप हुआ जो आइसोलेशन यानी कि अलग थलग पड़े हुए सिस्टम्स के अंदर. देयर वर सेवरल अदर ट्रेडिशन ईच एंगेज्ड इन द डिबेट और डायलॉग विद द अदर. तो एक ऐसा ट्रेडिशन, ऐसा धर्म या ऐसा सिस्टम के रूप में उभरा जो क्या कर रहा था, दूसरे ट्रेडिशंस के साथ वार्तालाप कर रहा था और हम कह सकते तर्क कर रहा था और नई सोच को जगा रहा था. सो लास्ट पैराग्राफ में the source that the historian used to reconstruct this existing world of the ideas and belief, including the Buddhist, Jainas, and Brahmanical texts, as well as a large impressive body of material remaining, including the momentums and the inscriptions. Among the best prevented momentums of the time is the Stupa of Sanchi, which is the major focus in this chapter. तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा हम फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे किस चीज का, सांची स्तूप का. और उसको देखते हुए हम देखेंगे कि बौद्धिज्म, जैनिज्म और जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे उसमें रीति रिवाज, कल्चर और हम ये कह सकते हैं बिलीफ, लोगों के विश्वास के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहा था. आपका पहला टॉपिक है ग्लिम्स ऑफ सांची. सांची की एक छवि या हम ये कह सकते हैं सांची का एक ग्लिम, एक लुक जो है हम देखेंगे. सांची जो है बहुत ही प्राचीन और बहुत ही खूबसूरत एक निर्माण कार्य है जिसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से नक्काशी की हुई है. भोपाल में सांची जो है अगर हम देखें तो सांची करखा करके एक छोटे गांव है, उसके 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट के इलाके में पाया जाता है जो कि भोपाल के नॉर्थ ईस्ट इलाके में है. देन इसमें पत्थरों को काटकर
बहुत सुंदर तरीके से बौद्ध भिक्षुओं ने, या हम कह सकते बौद्ध कलाकारों ने एक एशियन गेट और स्तूप बनाया है। स्तूप होता क्या है? स्तूप अगर हम देखें तो आपके चित्र में बना हुआ है, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस डोम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एक विशेष प्रकार का निर्माण होता है, जाली होती है और जाली के ऊपर छतरियां होती है। कई बौद्ध धर्म या जैन धर्म के इलाके में भी आप इस तरह के निर्माण को देख सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो यूरोप के जो मेजर, आपने पहले भी इनका नाम सुन रखा है, अलेक्जेंडर जो थे करिंगम, जो ये इन्होंने वहां जाकर इस चीज को पहचाना, देखा, वो भव्य इमारत को देख के स्तब्ध रह गए थे और वो उस चीज को जानना चाहते थे और उसको दिखना चाहते थे। तो इस जगह पे अगर हम देखें तो हुकूमत कर रही थी एक बेगम। इन बेगम का रोल जो है बहुत उच्च कोटि का और बहुत ही आदरणीय या सम्माननीय रहा। इसी कारण से आज भारत में ये स्तूप अभी भी विद्यमान है और उसका एक स्पेशल दरवाजा था जो बारीक नक्काशियों से बना हुआ था, जिसे ईस्टर्न गेट कहा जाता है। ये भी आज तक भारत में है, अन्यथा ये कभी का फ्रांस या फिर यूरोप चला गया होता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 19th सेंचुरी में यूरोपियंस का बड़ा इंटरेस्ट आ गया स्तूप में। सांची स्तूप का बार बार वो जाने लगे और देखने लगे और वहां पर उनको वो सांची स्तूप आकर्षित करने लगा यूरोपियंस को। और इसके अंदर फ्रांस जो है उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला कि इसके ऊपर शाहजहां बेगम जो इसके प्रोटेक्टर थी या उनके इलाके में ये जगह था, उनसे परमिशन मांगना चाहते थे कि वो उसको लेके जाएं फ्रांस में और उनके जो क्या कह सकते हैं हम वहां पर लेके जाकर इसको प्रोटेक्टिव रखें और इसको डिस्प्ले करें अपने म्यूजियम्स में इस तरह से। परंतु ना सिर्फ फ्रांस परंतु ब्रिटिशियर्स जो थे वो भी इसके पीछे पड़े। इंग्लिश मैन जो थे वो भी चाहते थे कि किसी न किसी भाग्य के द्वारा हमें ये मिल जाए और ये गेट हमारे जो है, अगर हम देखें तो हमारी जगह का, यानी कि हमारे देश में जो म्यूजियम्स है उसका सम्मान बढ़ा है। परंतु शाहजहां बेगम ने दोनों को अपनी तरीके से हैंडल किया और उसका जो प्लास्टर कास्टेड कॉपी जो है वो बनाई गई और ये प्लास्टर कास्टेड कॉपी को वो लोग अपने साथ ले जा सके। परंतु जो ओरिजिनल है वो आज भी जो स्तूपा के द्वार पे खड़ा हुआ है। देन अगर हम देखें तो शी वॉज जो ये थी भोपाल की रूलर जो शाहजहां बेगम, उनके बाद जो अगर हम देखें तो सुल्ताना जहान बेगम जो थी, इन दोनों ने इसको प्रिजर्व रखा। और सुल्ताना जहां बेगम ने इतना तक किया कि जॉन मार्शल को स्पेशल परमिशन दिया। वो बहुत इंटरेस्टेड थे स्तूपा को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उनको परमिशन दिया। उनके लिए एक हम कह सकते हैं जो उनके लिए एक रेजिडेंशियल एरिया विद ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल की, ताकि वो क्या कर सके, उसके ऊपर वॉल्यूम लिख सके, इसकी चीजों का वर्णन कर सके, इसके स्तूप का वर्णन कर सके, इसकी छतरियों का वर्णन कर सके, एक्सप्लेन कर सके कि भाई ये इसके जो नक्काशी में क्या क्या चीज बनी हुई है। और ये सारी चीज करने के लिए उन्होंने पूरा फंडिंग किया जहां बेगम ने। तो ये फंडिंग करके उन्होंने जो स्तूपा के कॉम्प्लेक्स सर्वाइवल सिस्टम को इजी बनाया, ताकि अंग्रेज वहीं पर बैठकर उसका क्या कर सके, सीख सके, पढ़ सके, उसको जान सके। सो आई एम कमिंग एट द लास्ट ऑफ इट कि जो दोनों बेगमें थी और उनका जो इलाका था, उन्होंने इसको जो है इस तरीके से पब्लिकेट किया कि ये प्रोटेक्टिव भी रहे, वहां पे रेलवे कॉन्ट्रैक्टर और दूसरों की निगरानी में भी रहे, लोग जो जा रहे हैं वो उनको ये देखने को भी मिले। म्यूजियम, यूरोप के म्यूजियम्स उसको बचा के भी रखा उन्होंने, और ये सारी चीज की। और इस तरीके से उन्होंने इस विशाल सांची स्तूप को और खूबसूरत सांची स्तूप को उस जमाने में बचाया, जो आज तक एक टेस्टमनी यानी कि एक गवाह के रूप में खड़ा हुआ है
जो ये बताता है कि इंडिया का आर्कोलॉजी और इंडिया में जो काम किया गया था वो अभी तक सरवाइव कर रहा है और ये रिस्पेक्टिव है। So we are going in the next page. But what is the significance of the monuments? अगर हम देखें तो आखिर इस monuments का significance क्या है? इस significance को अगर हम देखना चाहें तो पहले हमें इसको डिस्कवर करना पड़ेगा। इस लेसन में आप पूरा एक्सप्लोर करेंगे, आप देखेंगे कि आखिर इसके अंदर बौद्धिस्ट ट्रेडिशन ने क्या क्या चीज डाली है, डंप की है, उन्होंने किस किस चीज के ऊपर जो अपने विचार व्यक्त किए वो किस तरीके से इन बातों को जनता तक पहुंचाना चाहती थी, लोगों तक पहुंचाना चाहती थी बौद्धिज्म, कि उन्हें कहाँ क्या चीज सही लगती है और कहाँ क्या चीज गलत लगती है, लोगों को किस तरीके से परमात्मा को पाना चाहिए या लोग जो है वो किस तरीके से जो उनकी जीविका होनी चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर अगर हम देखें तो ये निर्माण कार्य हुआ था। नाउ वी आर गोइंग टू टच द मेन starting of the main thing, main part of the lesson, that is the background, sacrifice and defeat. तो हम यहाँ पर देखें तो मिड जो हमारा मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE है, वो अक्सर ये माना जाता है कि पूरी दुनिया में जो विचारों का एक उथल पुथल हो रहा था, लोगों के विचार, लोगों की सोच, लोगों की जिंदगी जो खास तौर से कॉस्मो मतलब बोलते ब्रह्मांड में जो थे और पृथ्वी में जो थे, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या था, क्या है, बुद्धिजीवी लोग उसको सोचने, विचारने और उसके बारे में लिखने लगे। तो उसमें अगर हम देखें तो चाइना के हैं, ईरान के हैं, देन ग्रीस के हैं और खुद हमारे देश के जो कि हम कहते हैं गौतम बुद्ध है, महावीरा है, इन सब के विचार जो है बहुत ही मिस्ट्रिकल, बहुत ही अद्भुत रिलेशनशिप इनके बीच में दिखाई देता है कि इंसान और कॉस्मो दोनों के रिलेशन या उनके ऑर्डर्स के बारे में बोला गया। अगर हम देखें तो कई किंगडम, कई सिटीज जो है वो सोशल और इकोनॉमिकल जो लाइफ जो है तो उसमें बहुत तेजी से बढ़ी थी। गंगा के वैली के नजदीक वाले इलाके जो थे, जैसे आपने पिछली बार पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में, तो उनकी थिंकिंग और अब दुनिया की ये जो विचारक है उनकी थिंकिंग में क्यों परिवर्तन आया, किस चीज ने इनको इतना डाइवर्स किया। तो मैं आज इतना ही आपको देना चाहती हूँ। आप एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला आप लिखेंगे, लिख लें, नेम द थिंकर्स और फिलोसोफर्स ऑफ मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE। देन सेकंड आप लिखेंगे, give a short description of Shahjahan Begum and Sultana Jahan Begum as the protector of Sanchi Stoop. That's all for today.